मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपर निजी सचिव यानी एपीएस का फॉर्म आ चुका है। एपीएस, ठीक है। तो एपीएस का फॉर्म आ चुका है। तो इस फॉर्म में मतलब ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस विज्ञापन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा हम आपसे आज करने वाले हैं, ताकि आप जब फॉर्म भरने जाएं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, ये सब आपको पूरी तरह पता हो, आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी इसका विस्तृत विज्ञापन हम आपसे आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या दिया गया। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि है 19/9/2023, यानी आज से ही। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 19/10/2023, यानी कि 1 महीने फॉर्म भरने का समय रहेगा। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी 19/10/2023 है। ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखिए दी गई है। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। बार बार देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया वो ओटीआर अपना पूरा कर लें। तो आयोग ने भी कहा है कि बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो पहले आप अपना ओटीआर पूर्ण करें, उसके बाद आप फॉर्म भरें। ठीक है। ओटीआर नंबर प्राप्त करके तब आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जानकारी इन्होंने दी है, ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है। अगर आपने ओटीआर कर लिया है लेकिन आपको ओटीआर नंबर नहीं मिला है, आपने ओटीआर अपना कर लिया है और आपको ओटीआर नंबर नहीं मिला है, तो आप जो है इस लिंक पर जाकर के, इस वेबसाइट पर जाकर के ओटीआर नंबर अपना प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ठीक है। ओटीआर नंबर जब आपको मिल जाएगा तभी आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे। नंबर 2 पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, दूसरा पॉइंट, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म अधूरा पाया जाता है तो निरस्त हो जाएगा और इस संदर्भ में कोई भी आप प्रत्यावेदन देंगे स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आगामी परीक्षाओं चयनों से उसे डिबार किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। भूल कर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कोई अधूरी जानकारी या गलत जानकारी न दें। अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज हैं तभी आप फॉर्म भरें, ज़रूरी एलिजिबिलिटी है तभी आप फॉर्म भरें, अगर नहीं है तो नहीं भरें। अन्यथा बहुत कड़ा रुख जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस संदर्भ में अपनाता है। बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन अथवा त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा जैसे ओटीआर में, फाइनल सबमिशन में, फीस भुगतान में, अर्हता से संबंधित या त्रुटि सुधार, ठीक है, इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं आपने ली आयोग को दी हैं सबकी सॉफ्ट व हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित रखें। यानी कि आप अपने मोबाइल में भी उसको सुरक्षित रखें और उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर सेफ रखें, भविष्य में उसको कभी भी मांगा जा सकता है। ठीक। अभ्यर्थियों को
यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना है, आयोग को भेजना नहीं है। ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसको आयोग को भेजना नहीं है, अपने पास ही सुरक्षित रखना है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया उसकी हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए जो समस्त दावे, मतलब आपने दावा किया कि हमारे पास फलानी डिग्री है, ढिमकानी डिग्री है, तो वो सारे प्रमाण पत्र प्लस जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसकी हार्ड कॉपी सब कुछ एक साथ जो है आयोग को प्रेजेंट करना होगा, देना होगा। स्वप्रमाणित वो प्रतियां होंगी, लेकिन वो कब देना होगा उसके लिए आयोग अलग से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के आपको सूचित करेगा। ठीक है, अलग से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आयोग को तुरंत भेजना शुरू कर दें, उसको भेजना नहीं है। विशेष सूचना, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि आप जानते हैं 19 अक्टूबर है, उसके पहले शुल्क जमा कर लेंगे तभी आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। OTR के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं अथवा निर्देश SMS अथवा ईमेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, भविष्य में आपको जितनी भी सूचनाएं आयोग देगा, फॉर्म जब आपका सबमिट हो जाएगा उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपको अपने जो OTR नंबर आपने OTR में जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया है उसी पे आपको SMS अथवा ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जो समय समय पर सूचनाएं अपडेट होती हैं उनको भी आप देखते रहें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु OTR आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ठीक है, OTR आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करें। ठीक है, OTR के माध्यम से केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन करना है और किसी माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग हैं। क्या क्या भाग हैं? यूजर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, व्यू एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, अप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी इनमें जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने व्यू एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए आप APS का अपर निश्चित सचिव का विज्ञापन देखना चाहते हैं तो आप यूजर इंस्ट्रक्शन पे जाइए, वहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट का कॉलम दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तत्पश्चात पूरे विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित सैंपल स्नैपशॉट्स भी प्रदर्शित होंगे, वहाँ वो दिखेगा। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 4 स्तरों पर किया जाएगा। 4 स्तर कौन कौन से हैं? प्रथम चरण आपका क्या होगा? अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष ऑथेंटिकेट विद OTR प्रदर्शित होगा। ठीक है, पहले चरण में क्या होगा? ऑथेंटिकेट विद OTR दिखेगा तथा ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करने के उपरांत हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा। आपसे पूछेगा क्या आपने अपना OTR
संपूर्ण कर लिया है, जिसमें अभ्यर्थियों को यस अथवा नो पर टिक करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी यदि यस पर टिक करने के पश्चात गो बटन पर क्लिक करता है तो इंटर योर OTR नंबर प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे OTR नंबर भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके अभ्यर्थी प्राप्त OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आएगी ये, अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं जैसा कि OTR में भरी गई हैं स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल संबंधित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं भरना, आपने जो अपना OTR में रिकॉर्ड पूरा अपलोड किया हुआ है वहीं से वो ले लेगा, आयोग ले लेगा, आपको अलग से कुछ भी भरना नहीं है। जिस विशेष एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं केवल उसी को टिक करना होगा। नो पर टिक करने के पश्चात गो बटन पर क्लिक करता है तो सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के OTR वेब पोर्टल otr.pariksha.nic.in से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या OTR नंबर प्राप्त करना होगा। ठीक है, नो पर अगर आप क्लिक करते हैं कि हमने OTR नहीं किया है या OTR नंबर हमारे पास नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर के आपको OTR नंबर प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, OTR नंबर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण क्या है, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हताएं भी प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को विज्ञापन पद के लिए निर्धारित की गई अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कॉलम में यस या नो का चुनाव करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट कैप्शन के साथ फीस टू बी डिपॉजिटेड इन इनार प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम आपको दिखेंगे। ठीक है, 3 माध्यम कौन कौन से होंगे, नेट बैंकिंग होगा, कार्ड पेमेंट होगा और अदर पेमेंट मेथड होगा। ठीक है, तीनों माध्यम से आप पे कर सकते हैं। उक्त माध्यमों से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट PAR प्रदर्शित होगा, जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा। इसका प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करके प्राप्त कर लें, उसका प्रिंट लेना है। ठीक है, पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में अगर किसी कारणवश पेमेंट फेल हो रहा है, जैसे नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाकर OTR नंबर भरने के उपरांत OTP अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट और पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें। ठीक है, चौथा चरण क्या है, तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अभ्यर्थी OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर जितनी प्रक्रिया दी गई है वो सब आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा। आगे क्या बताया इन्होंने, संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा, यानी आप आवेदन करने के पश्चात जो इसका प्रिंट आउट होगा उसको आपको अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट आउट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी अनुरोध अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन हो सकता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी से फॉर्म भरना है। मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो भी गई है तो होम पेज पर जाकर के
कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप केवल वन टाइम, केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। आवेदन शुल्क इसका क्या है? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु निर्धारित श्रेणीवार शुल्क निम्नानुसार है। ठीक है, शुल्क किसकी क्या है? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका परीक्षा शुल्क 160 रुपये है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, यानी कुल 185 रुपये लगेंगे। ठीक है, और अगर आप SC ST से हैं तो आप SC कैटेगरी से हैं तो परीक्षा शुल्क 70 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया। ST कैटेगरी से हैं तो शुल्क 25 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया। ठीक है, यानी कुल 95 रुपये लगेगा। SC ST हैं तो 70 प्लस 25 बराबर 95 लगेगा। ठीक है, और अगर दिव्यांगजन हैं तो परीक्षा शुल्क निल है, आपको परीक्षा शुल्क नहीं देनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया का केवल 25 रुपये देना होगा, कुल योग इसका 25 रुपये होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो परीक्षा शुल्क 70 रुपये है और ऑनलाइन आवेदन के लिए 25 रुपये, यानी 95 रुपये आपको भी देना है भूतपूर्व सैनिकों को। स्वतंत्रता सेनानी हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी जो हैं उनकी शुल्क जो है वही होगी 95 रुपये। ठीक है, 95, सॉरी, स्वतंत्रता सेनानी है तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस देना होगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, महिला हैं या कुशल खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों अथवा परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए बहुत सावधानी से फार्म भरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ वार्निंग देता है कि अगर आप कोई भी दावा आपका झूठा पाया जाता है तो आपको सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। इसलिए कोई भी सूचना आयोग को गलत नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक, पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का आयोजन करेंगे। कहाँ कहाँ आपकी नियुक्तियाँ होंगी? उत्तर प्रदेश सचिवालय में होंगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगी और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में होगी। ठीक है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड अलग से आएगा। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णय अनुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आयोग का काम है। रिक्तियों की संख्या, वर्तमान में रिक्तियों की कुल संख्या 328 है। कुल कितने पद हैं? 328 पद हैं। ठीक है, 328 पद हैं और ये पद घट बढ़ सकते हैं। वेतनमान रुपये 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक है। मैट्रिक्स लेवल 8 है इसका। ठीक है, आरक्षण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, समाज के दिव्यांगजन वगैरह वगैरह को आरक्षण की बात की गई है। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जान लीजिएगा अच्छे से। किसी भी फॉर्म को भरने के पहले विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने नोट में क्या दिया है? दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किए गए पदों के समय में
ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये इसमें मतलब जो मेन जानकारी है मैं आपको वो दे रहा हूँ, इसके अलावा सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये शासनादेश संख्या रिट 39 रिट का 2/19 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा शासनादेश दिनांक 9 जनवरी 2007 के प्रस्तुत 4 में दिए गए प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा, अन्य राज्यों की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा घोषित संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश 9/1/2007 से 4 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील D 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई फेरबदल होता है तो माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय देगा उसी के अनुसार कार्य होगा। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वह आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो OTR से के संबंधित स्तंभ में अपनी श्रेणी या उप श्रेणी एक या एक से अधिक जो भी हो अवश्य अंकित करें, क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं OTR से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसको अपने OTR में शो करें। OTR में अगर शो नहीं करेंगे तो आपको रिजर्व कैटेगरी का लाभ मिलने वाला नहीं है। आरक्षण अथवा आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थन में विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। ठीक है, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी या आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, मतलब आपको केवल एक छूट मिलेगी, एक से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण अथवा आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप यूपी से हैं तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जो पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी अथवा उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में यथा समय समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में जो आप पात्रता अथवा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी या उप श्रेणी का दावा कर रहे हैं उसके समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना जरूरी है। ठीक है, आपात कमीशन, अल्पकालिक कमीशन, प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें, केवल आयु में छूट, ये सब ज़्यादा हम लोगों के काम का है नहीं, तो इस पे ज़्यादा हम समय जाया नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, और सेना वाला वैवाहिक स्थिति, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे। एक से ज़्यादा पत्नी होने पे आप पात्र नहीं हैं। ठीक है, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट न प्रदान की हो। अगर ऐसा है तो आप राज्यपाल महोदय से छूट लीजिए। शैक्षिक अर्हताएँ क्या होगी? आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ अवश्य धारित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन अपियरिंग में हैं तब भी आप डाल सकते हैं। आपके पास समस्त शैक्षिक अर्हताएँ हैं जो अंतिम तिथि तक पूर्ण हो गई हैं, उन्हीं का आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें।
ठीक है। विभागवार पद की शैक्षिक अर्हताएं निम्न हैं। क्या हैं शैक्षिक अर्हताएं, देखते हैं। देखिए, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए? सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट। आशुलेखन का मतलब टंकड़, ठीक है, टंकड़ या शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। शॉर्ट हैंड में जो है 80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ में शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है। आशुलेखन का मतलब शॉर्ट हैंड, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ यानी हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यानी कि आपके पास आशुलेखन 80 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए और 25 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। NIELIT जो नाइलेट होता है, ठीक है, उसके मतलब उसी से आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा सरकारी संस्थान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक। आपके पास आपको 80 शब्द प्रति मिनट का शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए क्या क्या चाहिए? विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। टंकड़ में, ठीक है, हिंदी टंकड़ में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। यहाँ भी 80 शब्द प्रति मिनट का शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए और 25 शब्द प्रति मिनट की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यहाँ भी DIOECC सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर यानी यहाँ CCC भी मतलब यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम। अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर यहाँ वो सेना होना वाले हैं, अपना देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लिए क्या क्या चाहिए? यहाँ भी स्नातक चाहिए। यहाँ भी हिंदी टाइपिंग 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए। यहाँ भी CCC का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी ओवरऑल टाइपिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, शॉर्ट हैंड, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है। अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकड़ का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। उनको अधिमान दिया जाएगा यानी वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अधिमान अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ये जो ऊपर बताया गया है एक बार हमने पढ़ दिया, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम सीधा आएंगे सिलेबस पे। सिलेबस क्या है इनका? सिलेबस इनका क्या है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिलेबस इनका क्या है ये हम लोग, ये देखिए इन्होंने CCC के विषय में जानकारी दी है कि क्या क्या इसके समकक्ष है। CCC के समकक्ष विषयक कार्मिक विभाग का जो आदेश है उसके हिसाब से इन्होंने उच्च डिग्री क्या क्या माना है वो दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास हो, PGDCA हो, BCA हो, MCA हो, ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, ठीक है, में कंप्यूटर एक विषय के रूप में रहा हो,
अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अर्ह माना गया। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने अगर PGDCA वगैरह किया है और CCC आपके पास नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की शैक्षिक अर्हताएं बिंदु 3 खा पर उल्लिखित अर्हता की समकक्षता के संबंध में शासन ने पत्र संख्या फला 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 सूचित किया है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नियमावली पद की है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्र सीमा ये ज़रा सा देख लीजिए, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और 40 वर्ष से अधिक आयु के आप ना हों, अर्थात जो 2 जुलाई 1983 से 1 जुलाई 2002 के बीच के जन्मे व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, उनका जन्म नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन हेतु आयु सीमा 55 वर्ष है। ठीक है, उनको 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। SC ST को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, खेल वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, ठीक है, ये सभी परीक्षाओं में होता है आयोग की, जो लोग परीक्षा फॉर्म भरते हैं वो जानते होंगे। ये महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है। उत्तर प्रदेश आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आयोग चेतावनी दे रहा है, गलत जानकारी कोई भी नहीं देना है। ठीक है, आयोग को गलत जानकारी कोई भी नहीं देना, आयोग को भ्रमित नहीं करना है, जो हमारे पास है वही साफ साफ बताना है। और अपना फार्म, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपना फार्म अपने सामने, अपनी आंखों के सामने साफ साफ भरवाना है उसमें, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक, यदि OTR में अंकित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर SYNC साइंस डॉट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। OTR में अगर कोई आप सूचना संशोधित कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो आप डैशबोर्ड पर उसको SYNC डॉट करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बहुत लंबा नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया है, बोलते बोलते जो है मतलब एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। सिलेबस इनका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है अब हमारे लिए जानना, बाकी चीज़ें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने आएंगी, खुद ही जान जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बताया हुआ, महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसको बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जो ऊपर जानकारी दी गई थी वही सारी जानकारी यहाँ अंग्रेजी में दी गई है, तो ये कोई उतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रमाण पत्र का इन्होंने प्रारूप दिया हुआ है, तो ये प्रारूप भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। परिशिष्ट विस्तृत नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे इन्होंने पूरा ये प्रारूप दिया हुआ है पेज 4 में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे पेज 5 पे, जो हम ढूंढ रहे हैं मेनली। हाँ, ये मुख्य रूप से हम लोग यही ढूंढ रहे थे कि इनका पाठ्यक्रम क्या होगा परीक्षा का। तो ये देखिए, परिशिष्ट 3 जो दिया गया है, इसमें परीक्षा योजना दी गई है। प्रथम चरण है परीक्षा योजना, पूर्णांक 150 अंकों का होगा, समय 3 घंटे का होगा। ठीक है, पूर्णांक 150 अंक, समय 3 घंटे। क्या क्या आएगा इसमें देख लीजिए, सामान्य ज्ञान आएगा, एक मिनट,
सामान्य ज्ञान आएगा इसमें, सामान्य हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, 50 अंकों का। ठीक है। इसके आगे सामान्य हिंदी भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 50 अंकों की। कंप्यूटर ज्ञान भी 50 अंकों का। कुल 150 अंकों का आपका प्री एग्जाम होगा। और उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। कितने अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे? 15 गुना। मतलब जितना रिक्ति है, 328 पदों की रिक्ति है, तो 328 पदों का 15 गुना अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए जाएंगे। और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। द्वितीय चरण में क्या क्या लेंगे? ये आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लेंगे, आशुलिपिक टेस्ट का मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट लेंगे। ठीक है। कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट लेंगे। शॉर्ट हैंड आपका 75 अंकों का होगा, कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 25 अंकों की होगी। ठीक है। उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। तृतीय चरण में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक है। ये इसका पूरा 50 अंक का होगा, समय 1 घंटे का होगा। उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री, मेंस, कंप्यूटर, मतलब जो 3 चरण की परीक्षाएं हैं सबके अंक जोड़ने हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। जैसे पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, इन सब में प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते हैं, केवल मेंस के जुड़ते हैं। लेकिन इसमें प्री के भी अंक जोड़े जाएंगे, प्रथम चरण की परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। बहुत ध्यान देने की बात है। अब देखिए, प्रथम चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? सामान्य ज्ञान 50 अंक का, शब्द संक्षेप पूछा जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, इतिहास, प्राचीन मध्य आधुनिक भारत के संदर्भ में पूछ लेंगे ये। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या पूछेंगे? विज्ञान पूछेंगे, भूगोल पूछेंगे, भारत का संविधान पूछेंगे, खेल जगत से क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण नगर एवं इमारतें। ठीक है। भारत एवं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वही करंट अफेयर्स। 10 अंक की कक्षा 8 स्तर की गणित भी पूछेंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी इनका खंड बी में जो है दूसरा, उसमें आपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर। आपठित गद्यांश का शीर्षक, पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तर का। ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरीफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। मतलब बेसिक नॉलेज लेंगे कंप्यूटर का। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफ पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स, रेलवे। मतलब आपसे कुल मिला के कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज लेंगे। ठीक है। बेसिक नॉलेज लगभग ये पूरा हो जाएगा। पाठ्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है एलिजिबिलिटी में। आप वो एलिजिबिलिटी धारित करते हैं कि नहीं धारित करते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप धारित करते होंगे, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। ठीक है। आपके पास CCC होना चाहिए। आपको 80 शब्द प्रति मिनट का शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तभी आप फार्म अप्लाई करें, अन्यथा की स्थिति में आप फार्म अप्लाई करने के योग्य नहीं हैं। और अगर आप योग्य हैं फार्म अप्लाई करने के, तो बिना देर किए हुए धुआंधार तरीके से लग जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले किसी जानकारी के साथ या अगली किसी क्लास के साथ। तब तक आप इसको देखिए, समझिए। मन में कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में या मैसेज के माध्यम से मुझसे संपर्क करिए। मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। धन्यवाद।